Hello everyone, welcome to Drishti Judiciary's Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge and previous year questions. So let's begin today's episode. First question is, which article of the Constitution of India deals with the power of the High Court to issue writs? Article 224, Article 225, Article 226 और Article 227. भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट जारी करने की शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 225, अनुच्छेद 226 या फिर अनुच्छेद 227? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आर्टिकल 226. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 226. Article 226 grants high courts with power to issue writs for the enforcement of fundamental rights and for any other purposes within their jurisdiction. This article ensures that the High Court can protect, enforce rights and provide remedies for violations through its writ jurisdiction. अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन तथा अपने अधिकार क्षेत्र में किसी अन्य प्रयोजन के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है. यह अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि उच्च न्यायालय अपने रिट क्षेत्राधिकार के माध्यम से अधिकारों की रक्षा, प्रवर्तन तथा उल्लंघनों के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लिस्ट प्रोवाइड्स फॉर द लॉज रिलेटेड टू ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट और नन ऑफ द अबव? भारतीय संविधान के अंतर्गत सभी पारिवारिक पहलुओं से संबंधित कानूनों का प्रावधान किस सूची में है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या फिर इनमें से कोई नहीं? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कॉन्करेंट लिस्ट. इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, समवर्ती सूची. The concurrent list, which is list 3, ensures that family law matters can be addressed both nationally and locally, allowing for flexibility and adaptation to diverse needs across the country. List 3 in the 7th schedule of the Constitution empowers both the union and state legislators to make laws on the subjects under it. समवर्ती सूची, जो कि सूची 3 है, यह सुनिश्चित करती है कि पारिवारिक कानून के मामलों को राष्ट्रीय और स्थानीय दोनों स्तरों पर संबोधित किया जा सके, जिससे देश भर में विविध आवश्यकताओं के लिए लचीलापन और अनुकूलन संभव हो सके. संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संघ और राज्य विधानमंडलों को इसके अंतर्गत विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 डील्स विद द डिसऑनर ऑफ द चेक फॉर इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स इन द अकाउंट? सेक्शन 137, सेक्शन 138, सेक्शन 139 और सेक्शन 140. परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 की कौन सी धारा खाते में धनराशि की अपर्याप्तता के कारण चेक को अस्वीकार करने से संबंधित है? धारा 137, धारा 138, धारा 139 या फिर धारा 140? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, सेक्शन 138. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, धारा 138. Recently, the Supreme Court in the case of Free Sujees Benefit Funds Limited versus M. Jaganathan held that once execution of check is admitted, disputes regarding the interest rate cannot be raised as a defense under Section 138 of the Negotiable Instruments Act 1881. This section deals with the dishonor of a check for insufficiency of funds in the account. हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने श्री सुजीज बेनिफिट फंड्स लिमिटेड बनाम एम जगन्नाथन मामले में यह माना गया कि एक बार चेक का निष्पादन स्वीकार कर लिया गया तो ब्याज दर से संबंधित विवाद को परक्राम में लिखित अधिनियम 1881 की धारा 138 के अंतर्गत बचाव के रूप में नहीं उठाया जा सकता. यह धारा खाते में धनराशि की अपर्याप्तता के कारण चेक को अस्वीकार करने से संबंधित है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर द रिटर्न स्टेटमेंट मस्ट बी फाइल्ड बाय द डिफेंडेंट विद इन हाउ मेनी डेज ऑफ रिसीविंग द समन्स? 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज और 60 डेज? सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिवादी को समन प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल करना होगा? 15 दिन, 30 दिन, 45 दिन या फिर 60 दिन? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 30 डेज. इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 30 दिन. Recently, the Supreme Court in the case of Pick Departmentals Private Limited versus Shree Leathers Private Limited refused to interfere with the decision of the Calcutta High Court to allow a defendant in a civil suit to file a written statement after a delay of 17 years.
Under the Code of Civil Procedure 1908, a written statement must be filed by the defendant within 30 days of receiving the summons. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पिक डिपार्टमेंटल्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम श्री लेदर्स प्राइवेट लिमिटेड के मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया जिसमें एक सिविल मुकदमे में प्रतिवादी को 17 वर्ष की देरी के बाद लिखित बयान दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत प्रतिवादी द्वारा समन प्राप्त करने के 30 दिनों के भीतर लिखित बयान दाखिल किया जाना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, frustration of contract is provided by which section of the Indian Contract Act? 70, 2D, 56 और 73। भारतीय अनुबंध अधिनियम की किस धारा द्वारा अनुबंध का निरसन प्रदान किया गया है? 70, 2D, 56 या फिर 73। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 56। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 56। Section 56 of the Indian Contract Act 1872 deals with the frustration of the contract. This section states that an agreement to do an impossible act is void. भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 56 संविदा के निरसन से संबंधित है। इस धारा में कहा गया है कि किसी असंभव कार्य को करने के लिए किया गया करार शून्य है। Now is the time for practice question. The principle of unijus ibi remedium was recognized in Ashby versus White, Rylands versus Fletcher, Pasley versus Freeman और Lumley versus Guy। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। यूनिजस इबी रेमेडियम के सिद्धांत को डैश में मान्यता दी गई थी। एशबी बनाम वाइट, राइलैंड्स बनाम फ्लेचर, पास्ले बनाम फ्रीमैन या फिर लुमले वर्सेस गाय। सेंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट्स। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।